हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे आज। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड टू फैक्टर डिज़ाइन। इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में दो टाइप के डिज़ाइन पढ़ने हैं, एक तो कंट्रोल ग्रुप वाला और टू फैक्टर वाला। ये जितना ही नाम मुश्किल लग रहा है सुनने में उतना ही इजी है ये। खाली इसके नाम थोड़े से ऐसे हैं कि हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये आपको बोल रहे हैं कि आपको दो तरह के ग्रुप डिज़ाइन के डिज़ाइन है। किस चीज़ का डिज़ाइन है? ये एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा, उसका प्लान होता है जो एक्सपेरिमेंट का। तो उसमें दो टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के डिज़ाइन बताएंगे आपको, एक कंट्रोल ग्रुप और टू फैक्टर डिज़ाइन। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना कि हमें क्या क्या काम करना है, तो जब हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे पहले हाइपोथेसिस बनाना है, फिर डेटा कलेक्ट करना है और आगे जो भी काम होगा उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और ये प्लान, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया अभी, प्लान भी हो सकता है कि आपने एक प्लान बनाया है कि किस तरीके से आप अपने पार्टिसिपेंट्स को, सब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में असाइन करोगे, फिर एक कंट्रोल ग्रुप बनाओगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाओगे, फिर किसके ऊपर ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी, मतलब पूरा प्लानिंग आपने करी होती है। ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप हर चीज पहले से प्लान करके चलते हो। आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट्स एक बार भी हो सकती हैं या उसकी मेजरमेंट्स रिपीट भी हो सकती हैं। तो ये आपके डिजाइन से क्लियर समझ में आना चाहिए। द ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये इसकी एक सीधी सी डेफिनेशन है कि पूरा ब्लूप्रिंट जो आप बनाते हो कि एक्सपेरिमेंट करना क्या है, कैसे करना है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसके बेसिक एलिमेंट्स का मतलब है जो वर्ड्स हम टेक्निकली यूज करते हैं इसमें, वो है जैसे फैक्टर। फैक्टर क्या है? फैक्टर कोई भी नया वर्ड नहीं है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको फैक्टर बोला जाता है इसमें। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसका इफेक्ट हम किसी पे देखना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हम किसी मेडिसिन का इफेक्ट देखना चाहते हैं किसी पेशेंट पे, तो मेडिसिन एक फैक्टर हो गया यहाँ पे। तो ये मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ आप ये तो आपने मतलब ये सोचा है कि चलो मेडिसिन के साथ साथ हम अगर इसको एक प्रॉपर डाइट भी रिकमेंड करें तो उन दोनों का क्या फर्क पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर हो गए, मेडिसिन एक फैक्टर हो गया, डाइट एक फैक्टर हो गए। फैक्टर मीन्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेवल का मतलब क्या है कि आपने उसको कितना इंटेंस वेरिएबल लिया है, डिग्री कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है उस फैक्टर की। मतलब एक मेडिसिन, दो मेडिसिन, कितने लेवल्स तक आप उसको ले गए हो, सीवियर लेवल है कि लो लेवल है। तो एक लेवल होता है मतलब आप कितनी इंटेंसली उस फैक्टर को यूज कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में। कंडीशन का मतलब है कि आप किस तरीके से ट्रीट करोगे। तो इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर वे इन विच सब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड। तो सब्जेक्ट्स यानी कि जैसे सपोज आपने मेडिसिन देनी है तो किस कंडीशन में दोगे उसको, किस तरीके से आप कंडक्ट करोगे, वो कंडीशन हो गया। किस तरीके से आप ट्रीट करोगे। मेन इफेक्ट मतलब उसका क्या इफेक्ट हुआ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो हो गया इफेक्ट। इंटरेक्शन का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है, डिपेंडिंग ऑन के डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट और उसका क्या लेवल है। तो व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपके इसमें मैंने बताया ना, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने ले लिया, आप देखना चाहते हो मेडिसिन का और एक डाइट का। आपने किसी को मेडिसिन दी और एक उसको डाइट फॉलो करने के लिए बोला, तो ये दोनों आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट आता है, वो हो जाएगा हमारा मेन इफेक्ट। ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट्स को जो ट्रीटमेंट दी जाती है पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ। एक यहाँ पे दो तीन आपको ना अल्फाबेट्स याद रखने पड़ेंगे। आर का कहीं पे अगर आपको दिखा हुआ नजर आए लिखा हुआ, तो आर का मतलब है रैंडम सिलेक्शन करी है आपने सब्जेक्ट्स की, आपने रैंडमली उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। एक्स का मतलब है कि ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड। मतलब जहां पे आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, जिनको आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो वाला ग्रुप हो गया। एक्स जहां भी लिखा होगा, सपोज मैंने दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये मैंने रैंडम सिलेक्शन से बनाए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ एक्स नहीं लिखा है, दैट मीन्स मैं इस वाले ग्रुप में मैनिपुलेशन कर रही हूँ, इसमें नहीं कर रही हूँ।
एक्स का मतलब है मैंने मैनिपुलेशन करी है। हो सकता है मैं 2-3 ग्रुप्स में कर रही हूँ तो x1 x2 लिख सकती हूँ। ओ का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन या फिर जो हमने मेजरमेंट ली है। टाइप्स ऑफ डिजाइन में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन की। ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन यानी कि एक्सपेरिमेंट जैसे हम करते हैं एक्चुअल में। तो इसको इसमें भी दो मेजर टाइप के आते हैं। एक होता है सिंगल फैक्टर डिजाइन जो सब्जेक्ट्स के बीच में होता है, एक होता है टू फैक्टर डिजाइन जिसके बारे में नीचे बात करेंगे अभी इसके बाद। तो देखो सिंगल फैक्टर डिजाइन में पहले ये बात कर रहे हैं कंट्रोल ग्रुप डिजाइन की। ये ऑलरेडी वो चीज है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिर्फ नाम से सुनने में लग रहा है कि कुछ आप नया पढ़ने वाले हो। कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में देखो क्या होता है, दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट मतलब एक ये रूम है, रूम 1 है ये, और ये है रूम 2। आपने दोनों में लोगों को बिठा दिया, सब्जेक्ट्स को बिठा दिया जिनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो आपने दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिए, दोनों को सेम तरीके की ट्रीटमेंट होगी, दोनों ग्रुप में लोग सिमिलर टाइप के होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए, ना बैकग्राउंड का ना किसी और चीज का, ठीक है। अब एक ग्रुप तो ऐसा होगा जिसको आप ट्रीटमेंट दोगे, मैनिपुलेशन करोगे, और एक होगा जिसको नहीं दोगे, जिसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। तो जहां पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, दूसरा हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें भी देखो दो टाइप से होता है। सिंपल चीज तो ये है कि हमने एक ग्रुप ऐसा बना लिया जिसके ऊपर हम मैनिपुलेशन करेंगे, दूसरा ग्रुप ऐसा बना लिया जिसपे मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हम बाद में दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखते हैं। अब इसमें भी दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि जिसमें आप सिर्फ पोस्ट टेस्ट ले रहे हो। पोस्ट टेस्ट का मतलब आप मैनिपुलेशन करने के बाद ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। पोस्ट टेस्ट का मतलब आपने ऑब्जर्वेशन बाद में करी है मैनिपुलेशन के। अब जैसे आपको यहाँ पे ये बॉक्स नजर दिए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बना हुआ है, कंट्रोल डिजाइन बना हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि दो रूम्स हैं जहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और यहाँ पे लोग हैं R1 जो रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं इन दोनों रूम्स में। यहाँ पे X लिखा है, दैट मीन्स इस वाले ग्रुप को आपने मेडिसिन दी है और इस ग्रुप को नहीं दी है, ठीक है। और फाइनली O मतलब लास्ट में आपने एक टाइम गैप के बाद दोनों का मेजरमेंट किया है, दोनों की परफॉर्मेंस को मेजर किया है। तो ये मेडिसिन देने के बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस में फर्क आता है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ हमारी मेडिसिन काम कर रही है। तो ये वाला डिजाइन ये दिखा रहा है कि दो रैंडमली सेलेक्टेड ग्रुप्स हैं, एक को आपने ट्रीट किया है, एक को आपने ट्रीट नहीं किया है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, ये कंट्रोल ग्रुप हो गया। और ये आपने ऑब्जर्वेशन करी है दोनों की, ये देखने के लिए कि आपके ट्रीटमेंट से कोई फर्क पड़ा इन्हें या नहीं पड़ा। तो R1 हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया और R2 हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब इसको पोस्ट टेस्ट क्यों नाम दिया, क्योंकि हमने पहले इनका कोई टेस्ट नहीं लिया। जैसे प्री टेस्ट क्या होता है कि आपने पहले ट्रीटमेंट से पहले भी उनका टेस्ट लिया है, फिर आपने उनको मेडिसिन दी है। पोस्ट टेस्ट ओनली यानी कि आपने पहले कोई टेस्ट नहीं लिया, आपने पहले उनको ट्रीटमेंट करी है, उनके साथ मैनिपुलेशन करी है वेरिएबल्स की, उसके बाद आपने उनका टेस्ट लिया है, यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन या जो भी तरीके से आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हो। अब इन दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर कैसे करेंगे ये भी आपको याद होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट और एनोवा दोनों ऐसे हैं जो दो ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे। फिर उसके बाद अब इसमें देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने पहले इनका टेस्ट नहीं लिया, सिर्फ हम पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कितना फर्क आया है। तो जैसे अगर हम टेस्ट ले लेते और हमें पता होता कि पहले जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी थी, 70% थी, लेकिन जब हमने मैनिपुलेशन करी तो परफॉर्मेंस 75% हो गई, तो हमें ये आइडिया लग गया ना कि कितना चेंज आया है। लेकिन हमने पहले टेस्ट लिया ही नहीं, हमने सीधा मैनिपुलेशन करी है, तो ये इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है। पर किसी किसी चीज में यही मतलब इसी तरीके का डिजाइन काम करता है। फिर आता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप। ये कंट्रोल ग्रुप डिजाइन का दूसरा तरीका है, जिसमें क्या है, पहले आप प्री टेस्ट लोगे फिर पोस्ट टेस्ट करोगे। तो सेम तरीके से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक हो जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट ग्रुप भी बोलते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। आपको ना एक ही चीज के बहुत अलग अलग नाम नजर आएंगे, कभी उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोल रहे हैं, कभी उसको ट्रीटमेंट ग्रुप बोल रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। सीधी सी बात यह है कि जिसके ऊपर आप मैनिपुलेशन करते हो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, जिसके ऊपर आप मैनिपुलेशन नहीं करते वो कंट्रोल ग्रुप होता है। ये ध्यान रखना है बस, ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों में आपने रैंडमली असाइन कर दिया लोगों को।
आपने बहुत सारे लोग बुलाए, आपने उनको रैंडमली दोनों ग्रुप्स में असाइन कर दिया। हो सकता है आपने मैचिंग टेक्निक का यूज किया है, जो हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि मैचिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उनमें ज्यादा कोई डिफरेंस ना हो, ज्यादा फर्क ना आ जाए। तो जैसे आपने दोनों में इक्वल मेल्स, इक्वल फीमेल्स, इक्वल इनकम वाले लोग, ऐसे मैचिंग करके दोनों में लोगों को डाल दिया है। सेकंड है कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट। अब जिस ग्रुप में आप इंडिपेंडेंट वो करोगे, ये सपोज ये ग्रुप 1 है R1, ये ग्रुप 2 है R2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो इनका प्री टेस्ट आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, क्योंकि ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाला डिजाइन है। आपने पहले ही दोनों का प्री टेस्ट लेके देख लिया है कि ये वाले ग्रुप का स्कोर आ रहा है 70%, इस ग्रुप का स्कोर आ रहा है 72%। ठीक है, और इतना दोनों में फर्क आ रहा है शुरू में। ठीक है, उसके बाद आपने अपना ट्रीटमेंट किया, जो भी किया, तो आपने इस ग्रुप को ट्रीट किया और इसको कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। और उसके बाद आपने दोनों का ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट किया। फाइनली आपने देखा कि इस ग्रुप की परफॉर्मेंस में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, 75 पे पहुंच गए, और ये अभी तक 72 या 72.5 ही आया है। थोड़ा सा फर्क इसलिए आ गया क्योंकि वो दोबारा कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कई बार प्रैक्टिस से बेटर हो जाते हैं लोग, तो प्रैक्टिस से बेटर हो गए, इसलिए 0.5 का फर्क आ गया। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि हमारी ट्रीटमेंट में कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। ऑब्वियसली आप उन दोनों का टाइमिंग कंट्रोल करोगे, ट्रीटमेंट का सेम होना चाहिए, कंडीशन सारी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानबूझ के आप ये अपनी मेडिसिन का इफेक्ट दिखाने के लिए इस ग्रुप को आप इजी परफॉर्मेंस टेस्ट दे रहे हो। वो सब चीज़ें आपने अपने लेवल पे नहीं करनी है, आपने बहुत ऑब्जेक्टिवली एक्सपेरिमेंट करना है। सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होनी चाहिए, मैचिंग करके आपने दोनों ग्रुप्स में लोगों को डाला है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा हेल्दी लोग हों ताकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आए, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, दोनों मैचिंग करके आपने करना है। तो इसमें कह रहे हैं कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली ज़रूर होती है कि आपने रैंडमली असाइन करा है सब्जेक्ट्स को, तो पहले आप क्या करो, रैंडमली असाइन करने से पहले पहले ही आप अपने पार्टिसिपेंट्स उस तरह के बुलाओ जो आपके सिमिलर बैकग्राउंड के हों, सिमिलर हेल्थ स्टेटस के हों। आपके एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, मान लो आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने कोई एक मेडिसिन बनाई है जिससे वेट जो है वो लूज होता है, लोगों का वेट लूज होता है। आपने कोई ऐसी एक मेडिसिन बनाई है जिसका आप इफेक्ट देखना चाहते हो, तो पहले ही आप ऐसे पार्टिसिपेंट्स को चूज करो जिनका वेट जो है वो 70 kg से ज्यादा है। तो सारे ऐसे होने चाहिए जिनका वेट 70 kg से ज्यादा है। तो इस तरह से आपने लोगों को बुलाया और उनको दो ग्रुप्स में रैंडमली असाइन कर दिया। फिर पहले उनका प्री टेस्ट लो। प्री टेस्ट का मतलब क्या है, आपने उनका वेट मेजर किया, क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो वेट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो आपने दोनों का वेट मेजर किया, दोनों ग्रुप्स का कितना वेट आ रहा है, और हर एक पार्टिसिपेंट का। उसके बाद आपने उनको ट्रीटमेंट दी। तो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये रैंडमली असाइन करा दोनों ग्रुप्स को, दोनों का मेजरमेंट किया। ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन से आप मेजरमेंट भी कह सकते हो। तो आपने मेजर किया दोनों का कितना कितना वेट है। फिर आपने एक को मेडिसिन दी जिससे वेट लूज होता है और एक को कुछ नहीं दिया, और दोनों को आपने बोला है कि उनको एक हफ्ता जो है एक पर्टिकुलर रनिंग करके आनी है। जैसे दोनों को आपने बोल दिया कि आप रोज शाम को 1 घंटा रनिंग करोगे। अब आपको क्या लगता है कि दोनों ग्रुप रनिंग कर रहे हैं, तो किसका वेट जल्दी कम होना चाहिए? अब आप अपनी मेडिसिन का इफेक्ट देखना चाहते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप इस ग्रुप का वेट बहुत जल्दी कम होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन भी ले रहे हैं रनिंग के साथ साथ। ठीक है, तो जब वो ये कंडीशन आपने अप्लाई करी, उनको मेडिसिन दी, आपने उनको होमवर्क दिया, 1 हफ्ता आप रनिंग करोगे रोज 1 घंटा, और 1 हफ्ते बाद आप आओगे फिर से हमारे पास। और वो जो लास्ट में आप पोस्ट टेस्ट करोगे उनका, यानी कि फिर से इनका वेट मेजर करोगे दोनों ग्रुप्स का, तब आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। फिर आप ये असेस करोगे कि कितना चेंज आया, पहले इनका वेट कितना था, कितना आया, बाद में कितना चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके से प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होता है। तो ये दोनों ही कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में आते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। इसी चीज को इन्होंने एक ब्रॉडली, ये जो हम ऊपर ROX देख रहे थे, इसी को इन्होंने यहाँ पे ब्रॉडली दिखाया हुआ है कि रैंडमली असाइन करा हमने सब्जेक्ट्स को, एक बन गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक बन गया कंट्रोल ग्रुप। कुछ पार्टिसिपेंट्स इसमें है, कुछ पार्टिसिपेंट्स इसमें है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का एवरेज स्कोर पहले ही हमने देख लिया, प्री टेस्ट कर लिया। ऐसे ही कंट्रोल ग्रुप का भी हमने पहले से ही एवरेज स्कोर देख लिया। यहाँ पे हमने मैनिपुलेशन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, यानी कि हमने अपना जो भी ट्रीटमेंट देना था यहाँ पे दिया, इधर नहीं दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एवरेज स्कोर मेजर किया गया दोनों का, तो ये हो गया पोस्ट टेस्ट। ये था प्री टेस्ट और ये हो गया पोस्ट टेस्ट।
तो ये बहुत इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। इस तरीके से हमें क्या पता चलता है, जब हम दोनों टेस्ट के स्कोर्स का डिफरेंस देखते हैं कि कितना फर्क आया है दोनों स्कोर में, तो हमें ये पता चलता है कि कितना डिफरेंस आया है हमारे एक्सपेरिमेंट का। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाई है, प्री टेस्ट स्कोर माइनस पोस्ट टेस्ट स्कोर, यानी कि क्या डिफरेंस आया है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी। अगर मान लो दोनों में ही डिफरेंस बराबर आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने उनको मेडिसिन दी और बोला 1 घंटा रनिंग करोगे रोज, और आपने देखा कि दोनों का ही 10-10 किलो वेट या 5-5 किलो वेट कम हुआ है रनिंग से, इसका मतलब ये है कि आपकी दवाई का कोई असर नहीं हुआ है, ये सिर्फ रनिंग की वजह से ही वेट कम हो गया है। तो डिफरेंस अगर नहीं आता है तो भी हमें पता चल जाता है कि हमारी ट्रीटमेंट का कुछ असर हुआ या नहीं, और डिफरेंस आता है तो भी हमें पता चल जाता है कि उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर डिजाइन की डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि आपको प्री टेस्ट भी लेना पड़ता है, पोस्ट टेस्ट भी लेना पड़ता है। ओके, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि आप हमेशा प्री टेस्ट नहीं ले सकते हो। सपोज आप ये देख रहे हो कि स्मोकिंग का कितना इफेक्ट होता है, तो जो ऑलरेडी स्मोकर्स हैं उन्हीं को आप लेके आओगे, तो आप ऐसा इसमें प्री टेस्ट नहीं कर सकते कि स्मोकिंग जब वो नहीं करते थे तब उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी थी और स्मोकिंग के बाद कैसी है। इस तरीके से आप इस चीज में प्री टेस्ट नहीं कर पाओगे, इसमें सिर्फ आप पोस्ट टेस्ट ही कर पाओगे। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम प्री टेस्ट नहीं कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिसर्च या आपका नेचर ऑफ टॉपिक या आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें आपको कुछ और भी ये डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं कि वैसे तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत डिसएडवांटेजेस मेजर भी हैं। जैसे एक तो इंटरनल वैलिडिटी तो इम्प्रूव हो जाती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं हो पाती है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपका जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करने से एक वैलिड आपके स्कोर्स आते हैं, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि आपने प्री टेस्ट किसी का लिया है और उसको पता है कि उसका पोस्ट टेस्ट भी होगा, तो अगली बार वो और ज़्यादा हार्ड ट्राई करे और बेटर करने का कोशिश करे। मतलब जैसे सपोज आपने, आप मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो फिर उनका एग्जाम लेते हो, लेकिन अगर आप उनको पहले पढ़ाने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर दे दोगे और बोलोगे इसको सॉल्व करो, आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया, स्कोरिंग कर ली, उसके बाद आपने उनको पढ़ाया और उसके बाद फिर दोबारा सेम क्वेश्चन पेपर आपने उनको करने के लिए दिया, तो एक तो क्या होगा कि आप पोस्ट टेस्ट में क्या कर रहे हो, आप एक दोबारा से उनको वही चीज़ दे रहे हो, तो आप उसकी वैलिडिटी कम कर रहे हो। और बच्चों को प्रैक्टिस पहले से हो चुकी है, तो हो सकता है कि आपके पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिस का इफेक्ट नज़र आ रहा है उनके स्कोर्स में। तो इस तरीके से प्री टेस्ट में कई बार प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च में क्या होता है, एक तो इम्पॉसिबल होता है और अनएथिकल होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को हम कंप्लीटली आइसोलेट कर दें। जैसे सपोज आप किसी स्कूल में ये देखना चाहते हो कि वहाँ के जो क्लासरूम्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर नए तरह की टीचिंग मेथड का क्या इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो आपके लैब में आपने उनको आइसोलेट कर दिया अलग अलग ग्रुप में, आधे बच्चे इस लैब में आधे बच्चे इस लैब में, लेकिन आपका जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा और फिर वो वापस घर जाएंगे, तो हो सकता है रास्ते में वो एक दूसरे से बातचीत करें और वो एक दूसरे को बता दें कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया था क्या था। तो जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स कंटामिनेट हो सकते हैं, मतलब आप उनको टोटली आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो जो एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए। अब प्री टेस्ट क्या होगा, प्री टेस्ट अगर आपने इनको दिया होगा पहले से, तो वो उसके हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लें एक दूसरे के साथ, तो ये इसमें डिसएडवांटेज होती है। फिर टू ग्रुप कंट्रोल डिजाइन इज एक्सेप्शनली यूजफुल रिसर्च मेथड, ये बहुत यूजफुल है अगर आप इसकी लिमिटेशंस को कंट्रोल कर सको। अब इसमें जो लिमिटेशंस हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है एक और ग्रुप डिजाइन से, जिसको बोलते हैं हम सॉल्मन 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें इन्होंने क्या किया, 2 की जगह 4 ग्रुप बना लिए, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये सोलमन ने 1949 में इस तरीके का बताया था कॉम्बिनेशन कि हम सिर्फ 2 ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, और हम सिर्फ अलग अलग टाइप से करने की बजाय कि हमने प्री टेस्ट कर लिया या पोस्ट टेस्ट कर लिया, हम वो दोनों चीजें कंबाइंड क्यों नहीं कर देते, जिससे हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और किसी तरह की डिसएडवांटेज नहीं रहेगी जो हमें देखने को मिल रही थी। तो 4 ग्रुप्स बना दिए, रैंडमली सेलेक्ट करके 4 ग्रुप बना दिए,
उसमें से 2 का प्री टेस्ट ले रहे हैं, 2 का नहीं ले रहे। तो देखो ये दोनों वाले ऊपर वाला जो ग्रुप हो गया, ये तो हो गया प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाला, ठीक है। और ये वाले जो दोनों ग्रुप हो गए, ये सिर्फ पोस्ट टेस्ट वाले हो गए। तो इन दोनों के रिजल्ट्स आपस में कंपेयर करके भी देखा जा सकता है कि प्री टेस्ट देने से कोई फर्क तो नहीं आया। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने प्री टेस्ट दे दिया तो लोगों को प्रैक्टिस हो गई इसलिए उन्होंने ज्यादा बेटर किया है। तो ये भी कंपेयर किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने ये भी कर दिया कि एक ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा, ये कंट्रोल ग्रुप, इधर भी ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा, ये कंट्रोल ग्रुप। तो इन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, जो 2 चीजें हमने ऊपर अलग अलग पढ़ी थी उन दोनों को कंबाइंड करके 4 ग्रुप डिजाइन में कर दिया, ताकि हम चारों को ही आपस में कंपेयर कर ले। तो अब इसमें क्या है, आपने एक बार मैं शुरू से बता देती हूँ, बहुत ईजी है, इसको ध्यान से देखो। आपने क्या किया, ये वाला ग्रुप जो था इसका आपने प्री टेस्ट लिया पहले, उसके बाद इसको आपने ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकती है, कोई टीचिंग टेक्निक हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकती है, जो भी आपकी रिसर्च है। और आपने फिर उसका बाद में पोस्ट टेस्ट लिया। इस ग्रुप में आपने क्या किया, प्री टेस्ट लिया है सिर्फ, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं दी है, तो ये कंट्रोल ग्रुप हो गया और आपका पोस्ट टेस्ट हो गया यहाँ पे। इस वाले ग्रुप में कोई प्री टेस्ट नहीं लिया गया है, सीधा उसको ट्रीटमेंट दी है और फाइनली उसका पोस्ट टेस्ट हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट टेस्ट वाला ग्रुप है। और इसमें भी क्या है, इसमें आपने यहाँ पे कोई प्री टेस्ट नहीं लिया है और ना ही कोई ट्रीटमेंट दी है, मतलब इस ग्रुप के साथ कुछ भी नहीं किया है। ये टोटली कंट्रोल्ड ग्रुप है, ना इसकी प्री टेस्ट हुआ है ना इसके साथ ट्रीटमेंट हुई है। इसको आपने एज इट इज कंपेयर कर लिया है। तो ये वाला ग्रुप तो प्योरली आपने एज इट इज ही कंपेयर किया है, कुछ भी नहीं किया है इसके साथ। और बाकी तीनों में आपने थोड़ा बहुत चेंजेस करे हैं। तो अब आप चारों को आपस में जब कंपेयर कर लेते हो तो आपका एक एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, हर चीज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर सकते हो कंपेयर करने के लिए इन चारों के रिजल्ट्स को। आई होप आपको ये चौथा वाला भी समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, पहले जो 2 थे उसका कॉम्बिनेशन है जो सोलमैन ने बनाया था, ताकि सारे डिसएडवांटेजेस खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम 2 फैक्टर डिजाइन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।